एक बार आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कर रहा हूं और तय है कि आज बड़ा फैसला, जिस फैसले पे बात होने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम। ब्रेक से पहले मैंने सवाल छोड़ा था, जब वापस आएंगे तो सेनेटर सरपंच अली साहब से पूछेंगे कि फैसला क्या ये है कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो के सामने पाकिस्तान की पूरी सीसी की क़यादत बैठी हुई है। यकीनन ही उन्होंने अपने मौक़िफ़ रखा होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के सामने बात तो की होगी। सेनेटर साहब, ये तो तहफ़्फ़ुज़ात की जो बात है, तो 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक की बात, वो कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसी बात तो नहीं है, हम तो पाकिस्तान को लेके आगे चल रहे हैं, चारों सूबों की हम इकनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कानून साजी के थ्रू चारों सूबों को जो है यकसा लेके चलने की बात कर रहे हैं। तो सर फिर आप जो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, आप 5 नुकात के अलावा मजीद जो नुकात हैं उस पर एग्री क्यों नहीं हो रहे? देखिए, मजीद तो 2 नुकात और है ना। एक बेसिकली ये है कि एनएफसी और दूसरा जो है वो ये कि 18वीं तरमीम के तहत जो गई थी उनमें से कुछ वजारतें वापस लेने की बात, एक पॉपुलेशन प्लानिंग की बात है और एक एजुकेशन की बात है। अच्छा देखें, हम इस मामले में बहुत क्लियर और कैटेगोरिकल हैं, आज से नहीं, सारा साल से, जब से ये बहस शुरू हुई कि जी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिशें जब से शुरू हुई हैं, उस वक्त से हम ये बात कर रहे हैं कि 2 इश्यूज जो हैं वो हमारे लिए नो गो एरियाज हैं। एक 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का और दूसरा एनएफसी का। तो हम वही बात कर रहे हैं कि यही 2 इश्यूज जो हैं तो हमें कबूल नहीं है। एनएफसी के अंदर जो चीज़ डिसाइड हो चुकी हुई है वो चीज़ डिसाइड हो चुकी है। अगर आपको कोई इतनी मोहब्बत है और आपको वफाकी हुकूमत के लिए कुछ चाहिए तो आप पंजाब को बोले, आपको कंट्रीब्यूशन दे दे। बाकी तो सूबे नहीं तैयार ना अपना शेयर देने को। अगर पंजाब तैयार है तो वफाकी हुकूमत को दे दे अपना शेयर, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन आइन बहुत क्लियर है, वो ये कहता है कि सूबे को, किसी भी सूबे को जो दे दिया गया उससे भर तो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो आप इसी तरीके से जो वजारतें अपने सूबों को, सर आप समझाइएगा कि आप समझ पाए हैं कि जो विफाक जो डिमांड कर रहा है पॉपुलेशन की और एजुकेशन की। सरमद साहब, सर उसके अलावा 17 खता कलामी माफ कीजिएगा, मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा और पाकिस्तान के लोगों को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि एक बैसियत सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या आप पॉपुलेशन और एजुकेशन जो 2 वजारतें ये लेने की डिमांड कर रहे हैं, इन वजारतों में ऐसा है ही क्या, या ये 2 वजारतों को आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी तो मुसवदा जो है वो सामने नहीं आया PMLN का, वो तो आएगा तो पता लगेगा। मगर जो नुकात जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं जो आप खुद फरमा रहे हैं कि पॉपुलेशन और एजुकेशन ये लेना चाह रहे हैं, उसकी वजूहत क्या है? देखिए, मुझे नहीं पता इसकी वजूहत क्या। मेरे ख्याल में एक इशू जो है ना, अगर आपने आज 2 वजारतें की तो कल 4 और मांगी जाएंगी वापस, बजाय इसके कि वो 17 जो इस वक्त वफाक में है और जो सूबों को ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, जो अभी की गई। पहले तो उनका जवाब दीजिए ना कि उनको आपने ट्रांसफर क्यों नहीं किया। आप उनको ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास ठीक ठाक पैसा बच जाएगा जो आप डेट सर्विसिंग और बाकी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त जो आपका डेफिसिट है वो उससे पूरा हो जाएगा जब आप इन वजारतों के खर्चे सूबों के पास ट्रांसफर कर देंगे। आपको बेसिकली देखना ये है कि जो 18वीं तरमीम के तहत जो चीज़ें सूबों को ट्रांसफर होनी चाहिए थी वो अभी भी पूरी तरह नहीं हुई। तो आप जो चीज़ें आपने ट्रांसफर कर दी वो भी आप वापस लेना चाह रहे हैं, तो कल को आप कहेंगे 4 और दे दो, फिर आप वापस यही करते रहेंगे सूबों के पास। बिल्कुल, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके पास एजुकेशन और पॉपुलेशन चली जाती है, चली जाती है, एक्साइज एंड टैक्सेस चली जाती है, रेवेन्यू चली जाती है, तो फिर सिंध के पास बचेगा ही क्या? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर जो है सिंध में डिलीवर कैसे करेगी? एजुकेशन होने के बावजूद सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज भी स्कूलों में कुत्ते बंधे हुए हैं, गधे नजर आते हैं, मगर विफाक के पास अगर ये एजुकेशन चली जाती है तो वो तो फिर इमारतें भी नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इस्लामाबाद जाएगा कौन, बताएगा कौन इनको? देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको याद होगा, आप कराची में रहते हैं मेरी तरह, NICVD जिना अस्पताल जी और NICH जब ये वफाक के पास थे तो इन का हाल क्या था। आज जब ये हुकूमत सिंध के पास है तो आप दुनिया के किसी भी बैनुल-अक़वामी हेल्थ इदारे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपको मालूम है, आपने खुद जाकर जिना अस्पताल गए, आपने देखा होगा कि जिना अस्पताल की जो शक्ल आज है 10-15 साल पहले वो क्या NICVD की क्या थी, या तो उससे आपको पता चलता है कि जी सूबे जो हैं वो क्या कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग आपको करने की ज़रूरत है सूबों की। इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर आपने स्कूल्स की बात की। मैं ये समझता हूँ कि शायद
हमारी हुकूमत प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर शायद उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरीके से शायद हम समझते हैं कि करना चाहिए था। लेकिन चले शुक्र है आप मान तो रहे हैं, ये आपका बड़ापन है, नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मानने से इनकारी होते हैं। जब मैं यही सवाल करता हूं कि आपके अभी एजुकेशन सिस्टम में सिंध के अंदर मुख्तलिफ अजला में, इवन के कराची की बात कर रहा हूं कि कराची की मुख्तलिफ इमारतें खाली पड़ी हुई हैं, वहां पर नशई हिरोनी और गधे और घोड़े नजर आते हैं। मैं किसी सिंध के रिमोट एरिया की नहीं बात कर रहा, मैं कंदकोट शिकारपुर की बात नहीं कर रहा। चलिए ये बड़ापन है, आपने मान लिया, ये अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं सर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर कि हायर एजुकेशन, सर मैं ये कहना चाहूंगा हायर एजुकेशन को जितना सिंध ने किया है किसी ने नहीं किया। आप यूनिवर्सिटी सर आपने तो सिंध के अंदर बनी है, आपके वज़ीर आला कहते हैं कि तब्दीली का सफर जो है कराची से तब्दीली का सफर दावा करते हैं सर, कराची से तब्दीली का सफर जो है न्यूयॉर्क तक पहुंच गया, तो ये तब्दीली कराची में हमें नजर नहीं आ रही है। आप दावा करते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना है तो सिंध से सीखें। मरियम नवाज को ताना देते थे, विफाक को ताना देते थे, चारों सूबों को देते थे। हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं, किसी और ममालिक से, आपका दुबई से, न्यूयॉर्क से और कई और ममालिक से जो बड़े शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटी, उनसे मुकाबला है। मगर मुझे सिविल हॉस्पिटल में जाते हुए, जना हॉस्पिटल में जाते हुए फर्स्ट एड के लिए दवाइयां बाहर से लानी पड़ रही हैं। सर हेल्थ और हायर एजुकेशन पर सिंध कैन बी कंपेयर्ड टू एनी कंट्री इन द जो एजुकेशन के जो हेल्थ के अंदर NICH है, NICVD है, जिना अस्पताल है। चले सर, मैं ये राजा साहब से समझना चाह रहा हूँ सर। आपने समझाया, पाकिस्तान के लोगों को बताया, मैं PMLN से भी समझना चाहता हूँ। राजा साहब, आप पॉपुलेशन और एजुकेशन लेने पे बज़िद क्यों हैं? वो तो ये फरमा रहे हैं कि उनको तो ये लग रहा है कि आप ये दो का मुतालबा कर और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अगर मज़ीद वजारतें आप इनसे ले लीं तो बचेगा क्या इनके पास? और दूसरी बात सर, वजारत NFC अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम के बाद, जी हाँ, 18वीं तरमीम के बाद जो वजारतें इस वक्त सिंध की हुकूमत के पास है सर, कुछ भी नहीं है सर। उसमें तो जुल्म यह है कि शायद आपके शहर में भी गधे घोड़े बांधे हुए स्कूलों में, तो उनको कैसे दूर करेंगे? फिर इस्लामाबाद तक हमारी बात जाएगी कैसी? क्योंकि वजीर तालीम सरदार शाह साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच सकती, कश्मीर और कंदकोट के लोगों की, कराची के मुजाफती एरिया की, इवन के कराची के अजीज़ाबाद के लोगों की नहीं पहुंच सकती, नाजमाबाद के लोगों की नहीं पहुंच सकती, तो फिर ये कंदकोट, शिकारपुर, सक्खर, बदीन, ठट्टा, सजावल और लाड़काना के लोगों की बात कैसे पहुंचेगी विफाक तक सर? जी मगर साहब देखें, इशू ये है कि इसमें ना कोई जल्दबाजी है, ना ही कोई हम इस पर बज़द हैं। ये एक डिबेट है, हम चाहते हैं कि इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। मकसद क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखें, दुनिया इस वक्त बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। दुनिया के दीगर जो स्कूल हैं, दीगर ममालिक के जो स्कूल हैं, वहाँ पे जो प्राइमरी तालीम है वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए देखें, ये सारे बच्चे हमारे हैं। जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कोर्सेज़ को पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। जब ये पास हो जाते हैं, मैट्रिक कर जाते हैं, तो फिर इनमें बड़ा फ़र्क होता है जिसको हमने मिटाना है। ये नस्ल, पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी इस तरह, क्योंकि आप ही के बच्चे एक बड़े हाईली एजुकेटेड होंगे और एक बेचारे जो हैं वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो हैं वो पढ़ेंगे किताबें और वो उनकी वो लेवल होगी। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है। वफाक ये समझता है कि पूरे मुल्क में यकसान निसाब हो तालीम का, सारे बच्चे एक ही निसाब पढ़ें। प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी वही निसाब, वही किताब पढ़े, और गवर्नमेंट के स्कूल का बच्चा भी वही निसाब और वही किताब। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? मैं आता हूं, मुझे कलमी माफ कीजिएगा, आता हूं पंजाब पे, जहां पर आपकी मरियम नवाज। सरवत साहब, मैं आपको आपकी तरफ आ रहा हूं, मुझे एक सवाल करने दीजिएगा। एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आप थे पंजाब की तरफ, पंजाब में सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा पंजाब, और सबसे ज्यादा प्राइवेट, नीले पीले स्कूल की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा पंजाब में जो प्राइवेट स्कूलों का जाल और यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का जाल जो बिछाया हुआ है, वो सर आपके ही इस पंजाब असेंबली में बैठे हुए अराकीन का है। वो विफाक में जो सेनेटर और जो पार्लियामेंट के मेंबर उनका है। उनको कैसे आप कहेंगे? आप पहले पंजाब से तो ये मिसाल शुरू करते। मैं अर्ज करूं, देखें, शायद आप मेरी बात समझे नहीं। मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं निसाब की, सिलेबस की। हम सिलेबस तो एक जैसा दे सकते हैं,
जो के उसको पाबंद कर सकते हैं। जब आइन में इसका एक शेल्टर हो जाएगा तो फिर सारे लोग पाबंद होंगे एक जैसा सिलेबस पढ़ाने में। हम उस सिलेबस को यकसा कर दें पूरे मुल्क में ताकि हमारे बच्चे एक ही सिलेबस पढ़े। और दुनिया के कौन सा मुल्क है जिसमें 5-5 सिलेबस पढ़ाए जाते हैं? किसी मुल्क में नहीं है। तो हम ला सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। मैं अर्ज करूं ना, नहीं थोड़ा सा इसमें कर दूं ना, लड़ाई की बात है ना कोई जबरदस्ती की बात है। सिंपल बात यह है कि डिबेट है, हम बैठेंगे, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक दूसरे को कायल करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ चीजें आप उठा के वफाक के हवाले करें, ठीक है जी निसाब हो गया, फला फला चीज हो गई, उसमें वफाक जो है वो इदारा बना दे, कुछ चीजें सूबों के हवाले कर दें। हम मिल बैठ के एक मुनासिब हल अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तो निकाल सकते हैं ना। हम कोई जिद, कोई इस तरह की कोई पॉइंट स्कोरिंग, कोई सियासत नहीं है। हमारी नीयत बहुत क्रिस्टल। जो आप मीठा शहबाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, इसहाक डार साहब बोल रहे हैं और आप हमारे वजीर इत्तलात बोल रहे हैं, बड़ी मीठी और खीरो शक्कर की बात कर रहे हैं। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये खीरो शक्कर जो है आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके दीगर जो लोग हैं उनके लिए मसले का बायस ना बने। जो कि सरमद साहब भी कह रहे हैं कि 2 वजारतें नहीं है, ये आगे बढ़ेंगे, तो ये तो नहीं है कि फिर आगे बढ़ के और वजारतें भी आप मांग लें, फिर क्या हो? देखिए, मांग लें, ये नहीं दें, हम नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। हम तो की बात ही नहीं करें। बुखारी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। बुखारी साहब, ये जो बहस हो रही है कि जो इस वक्त राजा अंसारी साहब फरमा रहे हैं कि जो 2 वजारतें हैं उन पे बहस हो रही है, निसाब एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, से कश्मीर से कश्मीर तक ये कह रहे हैं इनकी रजामंदी से होगा। ये भी बात मैं कर रहा हूं, इनकी रजामंदी जो करेंगे इनकी रजामंदी से करेंगे। ठीक है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं ये तो हमारे माहिर कानून है, मैं उनके तरफ जाना चाहता हूं। बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा था सर, फरमाइएगा। ये कह रहे हैं कि कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक एक निसाब होना चाहिए, नीले पीले स्कूल में भी वही बच्चा पढ़े जो महंगे स्कूलों में पढ़ रहा है। यहाँ तक तो अच्छी बात है, मगर ये कैसे होगा सर? सबसे पहले ये तो आगाज़ मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा एक मिसाल कायम करती है अपने सूबे के अंदर कि सूबा पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे निसाब जो है वो यकसा है। मगर ये कहने के विफाक में अब एजुकेशन जो है वो हमें दे दिए, पॉपुलेशन हमें दे दें, तो फिर ये कैसे होगा सर? देखिए जी मुगैरी साहब, मैं एक बात बताऊं, अलमिया हमारे मुल्क के साथ ये रहा है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं रहा। इवन पार्लियामेंट को भी डिसमेंटल कितनी मर्तबा किया गया। इसी 27वीं तरमीम के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी जिक्र आ रहा है। लॉ मिनिस्ट्री ने उस पर पूरी प्रिपरेशन कर ली है। 2001 में जब परवेज मुशर्रफ ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था, जो कि चल रहा था 1860 अंग्रेज के दौर से चला आ रहा था। प्री पार्टीशन भी रहा, पोस्ट पार्टीशन भी वो कंटिन्यू रहा। अब इसी तरह अब एजुकेशन को आप देख लें तो 18th अमेंडमेंट को अगर डिस्टर्ब करना है और उसमें जैसे भाई फरमा रहे हैं कि अगर तो ये मेजर 2 पार्टीज हैं इस वक्त जो हुकूमत में है और कोलिशन भी हैं और अपोज भी करते हैं, एक दूसरे को कन्फ्रंट भी करते हैं, ये बैठ के अगर तय करते हैं कि ये फेडरेशन के जिम्मे लगेगा और फेडरेशन कैन ऑपरेट बेटर देन द प्रोविंस, तो ये तो प्योरली कानूनी नहीं, ये सियासी एक फैसला है जो करना चाहिए। अगर तारीफें करें तो 25 साल हम लोकल गवर्नमेंट की तारीफें करते रहे। और बुखारी साहब साथ ही रहिएगा। मुझे सेनेटर हमायूं साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है उनका, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान की ये बुनियादों का खात्मे की तरफ जा रही है वफाकी हुकूमत, आपकी ज़फ़ों से ये बयानात आ रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है 27वीं आईनी तरमीम? देखिए, आपको याद देखना, आपने एक चीज देखना है, 27वीं तरामीम जो है ना, ये कंटिन्यूएशन है और 26वीं तरामीम की, ठीक है। और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं, ये फैसल वावडा भी कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं कि ये आएंगे क्योंकि उनमें कुछ चीजें रहती थी वो हमने दोबारा करनी है वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर हम इसको सामने रखें, किसी चीज की बुनियाद, जो जब हम कहते हैं ना कि बुनियाद है, तो हम क्यों कहते हैं? देखिए, किसी भी चीज की बुनियाद जो होती है ना, वो उसूल पर होती है, वो लॉ पर होती है, वो अदल पर होती है। अगर जब आप अदल खत्म कर दे, जब अदालत को ही आप खत्म कर दें और उसकी बजाय उसको एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दें, तो जब उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, तो फिर मुझे एक बात बताएं, आपके और मेरे हक में फैसला हुकूमत के खिलाफ फैसला कौन देगा? सारे जजेस तो हुकूमत लगा सकते हैं, सारे जजेस हुकूमत हटा सकते हैं, सारे जजेस
हुकूमत दाएं से बाएं कर सकते हैं। मैं और आप जब किसी जज के पास जाएंगे, हुकूमत के खिलाफ जाएंगे। मेरी गाड़ी जाती है रास्ते में, किसी जगह पे हुकूमत ने बड़ा घटा डाला हुआ है, उसको ठीक नहीं किया, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मैं हुकूमत के खिलाफ जाऊंगा। वो कहेंगे सॉरी यार, तुम्हारा कसूर था, तुम अंधे थे, तुम उस खड्डे को देखा क्यों नहीं। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम है। उस सिस्टम को जब आप उस सिस्टम में बाकी छोटी मोटी चीजें कहीं सही होंगी, कहीं गलत होंगी, लेकिन देखिए जब आपने एक खाना नहीं खाना, आपने एक डिश खराब है, गंदी है, आप ये नहीं कह सकते यार इसके अंदर ये जो आलू पड़ा ये मैं खा लेता हूँ, ये बाकी सारा खाना गंदा है। आप वो पूरी डिश छोड़ते हो, उस पूरी डिश को वापस करते हो। मेरी नजर में ये जो कॉन्सेप्चुअल पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, देखिए 2013 में जो 18वीं तरमीम का जो पैराडाइम शिफ्ट आया था, वो आया था डेवोल्यूशन का। उसके पहले ये 2001 में जब मुशर्रफ साहब आए थे, उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आए थे। वो पैराडाइम शिफ्ट ये था कि उन्होंने, मगर सर मेरे साथ स्टूडियो में तर्जुमान है वफाकी हुकूमत के बराए सिंध राजा अंसारी साहब, वो थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे, हमायूं साहब सुन लीजिएगा, वो फरमा रहे थे कि जब बानी पीटी आए मुशर्रफ के दौर में, परवेज मुशर्रफ के कूप के दौर में, जब वो सपोर्ट कर सकते हैं उनके रेफरेंडम में, तो 27वीं आईनी तरमीम में अवामी क्या है कि तरीके इंसाफ सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी वजूहात क्या है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वजह मैं बता देता हूँ जी। जब मुशर्रफ का दौर आया था, वो ये याद रखना कि वो 1998 में ऊंचला से हुआ था सारा, ठीक है? ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, उस वक्त हर एक ने नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ वो खिलाफ खड़े हुए थे। उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ जो था ना, उस वक्त सारा कंट्रोल चाहता था, और उसने उसी कंट्रोल की बेसिस पे अदालत के ऊपर हमला भी किया था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, डंडे लेकर ये सारे गए थे, और वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था। वो सारी चीजें अपनी जगह पे, तो उस सिस्टम के खिलाफ सब खड़े हो गए थे कि यार ये वाकई गलत चीज है। बाकी मुशर्रफ जो मुशर्रफ ने वादा किया, मैं आपसे वादा करता हूं कि यार मैं आपको यहां से वहां तक इस गाड़ी में लेकर जाऊंगा, आप मेरे साथ आते हो, मैं आगे जाके खचारा गाड़ी या गलत गाड़ी में करता हूं, इसके बावजूद कि आपने कहा यार मैं तुझे फ्रंट सीट पे बिठाऊंगा, मैं उतर जाता हूं। तो इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं कि उनके रेफरेंडम में उनका साथ दिया होगा, लेकिन जब उनको पता चला कि यार इस रेफरेंडम के पीछे ये लवाजमात, यानी कि आप समझते हो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, इस वजह से बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब ने तभी उनकी सपोर्ट की थी, मगर आज 27वीं आईनी तरमीम को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि आपको लग रहा है कि आने वाली नस्लों के लिए और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी मुफीद नहीं साबित होंगी, आप यही फरमा रहे हैं? बेसिकली ये है कि उस वक्त इसलिए सपोर्ट किया था कि वो शख्स जो कि गवर्नमेंट में बैठा हुआ था, मियां नवाज शरीफ, वो डिक्टेटरशिप की तरफ साथ ही रहिएगा। मैं राजा अंसारी साहब की तरफ जाऊंगा, साथ ही रहिएगा। हमायूं साहब, आज भी ये सारी सेनेटर साहब साथ ही रहिएगा, कदाकलम माफ कीजिएगा। मैं राजा अंसारी साहब से इस पे टेक लेना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि उस वक्त तो अमीरुल मोमिनीन बनना का शौक था नवाज शरीफ साहब को, इसी वजह से हम गए क्योंकि उस वक्त यही वजूहत थी। आज 27वीं आईनी को तरमीम को इसीलिए सपोर्ट नहीं करे कि उनके खदशात हैं, दूर कर लीजिएगा, मगर अमीरुल मोमिनीन तो बन रहे थे, तभी तो वो गए। नहीं, वो इनको पता ही नहीं है तारीख का। हम सियासत में, ये पता नहीं कब आए, मुझे नहीं मालूम, आई एम सॉरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे हमला और उसमें सऊदी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है कि उस केस में, उसमें हमले में मियां नवाज शरीफ साहब मुलविस नहीं थे। ये सारी चीजें माजी का और तारीख का रिकॉर्ड है, इसमें कोई बात नहीं है। रेफरेंडम बाद में आया था, रेफरेंडम में आप उसकी हिमायत कर रहे थे। देखें इशू क्या है, मैं आपको बताऊं। अभी आप अदलिया की कहते हैं ना जी, बुनियाद हिल जाएगी, अदलिया भी हो जाएगी। असल में मैं मुगेरी साहब आपको बताऊं, ये करोड़ों अरबों रुपए की बिजनेस का मामला है। अच्छा, हाँ, वो कैसे, हम, क्योंकि मैं वकील हूं ना, मुझे पता है यहाँ का कराची में क्या होता रहा है, और फिर दूसरे मुल्क में भी ऐसा ही होता था। यहाँ पे कुछ चंद 10-12 फर्म्स हैं कराची की, उनके जो मुंशी होते थे या उनकी टेबल पे जो उनके जूनियर्स होते थे, साल वहां काम करते थे, फिर वो एलिजिबल, उसकी डिग्रियां वो साथ साथ चलती रहती थी, वकालत भी इतनी नहीं खास नहीं करते थे। वो वहां से उठ के जब जजेस की होती थी ना, क्योंकि जज ही अपॉइंटमेंट करते थे, जज को अपॉइंटमेंट करता था जी, तो वो अपने ही फर्म के बंदे को अपॉइंट कर लेते थे। अब उससे फायदा क्या होता था? फायदा ये होता था कि दुनिया को ये पता चल जाता था कि फिलहाल फर्म से एक बंदा जज बन गया है, और ये 10-12 बनते थे। फिर उन्हीं फर्म्स को बिजनेस मिलते थे, कॉर्पोरेट बिजनेस, अरबों खरबों रुपए के बिजनेस मिलता था, पैसा मिलता था, क्योंकि स्टे ऑर्डर भी उसको मिलते थे, रिलीफ भी उसको मिलता था। ये सारी कराची का वकील आपको बताएगा, पूरे मुल्क के वकील बल्कि आपको बताएंगे कि पेशेंस हियरिंग सिर्फ उन 10 बंदों को मिलती थी जिनके फर्मों के जो है वो जज लगे होते थे। बाकी आम वकील की तो फाइल यूं दे मारते थे उसके मुंह पे। ये हालत थी।
तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि वो भी जज बन सका जो एक गरीब बाप का बेटा था, जिसके कोई भी बड़ी फर्म नहीं थी, लेकिन मेरिट पे था, अच्छा वकील था। जस्टिस फायज ईसा की बात मैं अर्ज करूं, नहीं, अभी जजेस जो बने हैं, अच्छा, मेरिट पे बने हैं। नहीं, मुझे पता नहीं है मैं आपको बताऊं उनका प्रोसीजर कैसे होता है, किस तरह उसमें बहस होती है। एक एक जज को अपॉइंट करने से पहले उसमें जजेस भी बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं, हाई कोर्ट के जजेस 27वीं आईनी तरमीम पे आ रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे राजी करेंगे, वक्त की कमी है। ये 27वीं आईनी तरमीम की बात बता रहा हूं ना मैं, ये 27वीं आईनी तरमीम की बात बता रहा हूं कि उसमें जब 26वीं में हमने उसको बेहतर किया, अब 27वीं में हम आईनी अदालतें लाने जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। राजा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजा साहब, तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध, आपका बहुत शुक्रिया आपने वक्त काला प्रोग्राम के लिए। सेनेटर सरबंद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त काला प्रोग्राम के लिए। सेनेटर हमायूं साहब आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक था, आपका बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, तस्लीम बुखारी साहब माहिर कानून, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। तय है कि 27वीं आईनी तरमीम पे बहस होना चाहिए, जो कि सबका जमहूरी हक है, चाहे वो आम लोग हों या फिर कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन यानी कि हमारे सियासी हलके किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्ता हों, या फिर सहाफ़ी हलके। पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के मेहमानों के लिए ये आईनी तरमीम, उस पर असरात क्या पड़ेंगे, ये अपनी जगह पर इस फैसले में बड़े अहम सवाल है। कल तक आफ्ताब मोहरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।